आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें हम लोगों ने चेन पोजीशन, मेटाटाटो और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स डिस्कस किया था। तो चेन आइसोमर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम आपको एक डाटा दे देते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। ब्यूटेन में 2 चेन आइसोमर पॉसिबल है, पेंटेन में 3 चेन आइसोमर्स पॉसिबल है, हेक्सेन में 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, हेप्टेन में 9 आइसोमर पॉसिबल हैं, ऑक्टेन में 18 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, नोनेन में 35 चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं और डिकेन में 75 चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये डाटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। बना करके आप चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी हमने आपको बता दिया, ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3, हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9, ऑक्टेन में 18, नोनेन में 35 और डिकेन में 75। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग और स्पेस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but arrangement of the atom in space is quite different. Such kind of isomers are known as stereoisomers and phenomena is known as stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमर्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड नंबर 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। कन्फर्मर्स की सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर ज्योमेट्री आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, compounds having same molecular formula but differ in their geometry are known as geometrical isomers. Geometries are 2 types, cis geometry and trans geometry, right? तो cis geometry क्या है? cis और trans की चर्चा करते हैं उसके पहले हम आपको बता दें कि only alkenes, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली एल्कीन्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एल्कीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं सिस ज्योमेट्री क्या है और ट्रांस ज्योमेट्री क्या है। If 2 identical groups are present on the same side, adjacent side, that geometry will be the cis. अगर हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को सेंटर मान करके ये देखें कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप अगर एक साइड हैं, एक ही साइड प्रेजेंट है तो उसे सिस ज्योमेट्री कहेंगे। और अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, कंट्रास्ट पोजीशन पर हैं, तो उसको हम लोग ट्रांस ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, if 2 identical groups are present on the same side, geometry will be cis. If 2 identical groups are at maximum distance from each other, geometry will be trans. For example लेते हैं हम लोग, for example in case of butene, ठीक है, 2 ब्यूटीन की चर्चा करते हैं। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। ठीक है, हम कौन सा कंपाउंड ले रहे हैं? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये है 2 ब्यूटीन। तो इसको हम 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में चेंज कर सकते हैं। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप बना लीजिए और इस पर क्या लगा है? डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन और CH3। ठीक है, दूसरे कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है
और ये CH3। तो दो आइडेंटिकल ग्रुप क्या हो गए, दो आइडेंटिकल ग्रुप एक ही साइड में आ गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस 2 ब्यूटीन। ओके, और जब यही दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, जैसे C डबल बॉन्ड C H CH3 और इसका H हम इधर कर दें और CH3 इधर। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर दें, एक को कांस्टेंट करके दूसरे को 180 डिग्री मूव कर दें, तो आप देखें कि दो आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो गए। तो ये क्या हो गई, ये ज्योमेट्री हो गई ट्रांस। दिस इज ट्रांस टू ब्यूटीन, राइट। तो हम लोग ब्यूटीन की दो ज्योमेट्री बना सकते हैं, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। आउट ऑफ दिस टू, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस will be more stable than the cis because two bulky groups are at maximum distance। इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर दो बल्की ग्रुप एक ही साइड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री दो प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस, जैसा कि हमने आपको 2 ब्यूटीन के केस में समझाया। बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए। दूसरा लेते हैं हम बी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले डेफिनेशन, कंपाउंड्स व्हिच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड फिनोमेना एग्जिबिटेड इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पर कीरल कार्बन प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, कीरल कार्बन किसे कहते हैं, ए कार्बन इज सेड टू बी कीरल इफ इट कंटेन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एक कार्बन को हम कीरल कार्बन तब कहेंगे जब उस पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH OH CHO। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन कीरल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा है। कैसे पता चला, ये कार्बन, इस पर हम हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इधर OH, इधर CH3 और इधर CHO लिख दें, तो आप देख सकते हैं कि दिस कार्बन इज कीरल कार्बन, और ये कीरल कार्बन है इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है। एक बार फिर से मैं इस कंपाउंड को बना रहा हूं, C, ये वाला कार्बन ले लिया, इस पर CHO लगा दें। ठीक है, और यहाँ पर H लगा दें, यहाँ पर OH कर दीजिए, यहाँ पर CH3 कर दीजिए और यहाँ पर H कर दीजिए। इस प्रकार से इसको अरेंज करिए। फिर आप देखें प्रियॉरिटी ऑर्डर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ज्यादा प्रियॉरिटी देते हैं। पहले एल्डिहाइड, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद CH3 और चौथे पे हाइड्रोजन। अगर हम इस डिजिट को फॉलो करें 1 2 3 4, तो हमको एक ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज कंपाउंड जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, उन्हें हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, तो दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। उसके बाद अगर हम लोग इसका मिरर इमेज ड्रा करें, C OH H CHO CH3, यहाँ पर अगर हम लोग प्रियॉरिटी ऑर्डर देखें तो एल्डिहाइड नंबर 1, एल्कोहल नंबर 2, CH3 नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 4, और इस डिजिट को फॉलो करें 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो ए कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। और ऐसा कंपाउंड जिसमें किरल कार्बन प्रेजेंट हो, किरल कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हो तो उसे किरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। जब हमने इसको अरेंज किया इस फॉर्म में तो हम देख सकते हैं CHO, OH, CH3H, ये फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर को अगर हम फॉलो करते हुए ये फॉलो करें तो हमको ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिखता है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर इसको हम इसका हम मिरर इमेज ड्रा कर देते हैं तो हमको एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपाउंड जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसी को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो अगर हम लोग इक्विमोलर ऑफ डी एंड एल कर दें, मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इज नोन एज रसमिक मिक्सचर। और उसके बाद ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनेंशियोमर्स हैं, दे आर इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर क्या होते हैं, कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज इनेंशियोमर्स। फॉर एग्जाम्पल दीज टू माई पैल्म ऑफ हैंड्स लुक लाइक मिरर इमेजेस। लेकिन अगर हम एक दूसरे के इसको पीछे ले जाते हैं तो ये अंगूठा दिख रहा है और पता चलता है कि ये एक पैल्म के पीछे दूसरा हथेली है, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोज सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि दो अंगूठे एक हाथ में नहीं हो सकते, तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोज कंडीशन, तो ये इनेंशियोमर्स नहीं है। लेकिन अगर इसी हथेली को हम लोग ऐसे रखें और इसको एक दूसरे से ऐसे मिक्स कर दें तो जो इस तरफ से ऑब्जर्व करेगा एक साइड से उसको केवल दिखेगा कि एक ही हाथ है, ठीक है, क्योंकि दूसरा हाथ उस पर सुपर इम्पोज कर गया, ठीक है। तो जो अगर सुपर इम्पोज है तो वो इनेंशियोमर्स नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल सिचुएशन है तो वो इनेंशियोमर्स होगी। तो कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज इनेंशियोमर्स। तो दीज टू आर द इनेंशियोमर्स बिकॉज अगर हम इसको इसके ऊपर पुट करेंगे तो एक दूसरे को ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो दिस इज इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की बात किया, और किरल कार्बन क्या है इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो एल्केन्स शोज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, बेसिकली एल्केन्स, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की चर्चा करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर ड्यू टू द free rotation of carbon-carbon single bond around their axis. But this rotation is not completely free. It is hindered by the little energy barrier, that is 1 to 21 kilojoule per mole. इतना इसमें एनर्जी हिंडर्ड रहती है, ठीक है। एंड दिस रोटेशन इज ड्यू टू द टॉर्सिनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के कारण ये रोटेशन होता है। जैसे हम लोग देखें एक एग्जाम्पल लेकर के CH3 इथेन, ठीक है। इथेन का अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन रख रहे तो एक कार्बन को हम लोग मान ले फ्रंट कार्बन, दूसरे को हम लोग मान ले रियर कार्बन, दूर वाला कार्बन, ठीक है। रियर कार्बन को हम लोग राउंड कर दें आर रियर, इसको हम इस कार्बन को सर्कल से शो कर रहे हैं, इस कार्बन को हमने सर्कल से शो किया और इस पर हम कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, उनको हम इस सर्कल पर
लगा देते हैं। ठीक है, तो ये रियर कार्बन हो गया इसका स्ट्रक्चर। फ्रंट कार्बन को हम एक डार्ट से शो करेंगे, किससे? एक डार्ट से, और इस पर हम 3 हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, फिर हम क्या करें, इन दोनों को, चूंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है तो एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रंट कार्बन यहां पे बना देते हैं, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है इस पर, और यहां पर हम रियर कार्बन और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रियर कार्बन और फ्रंट कार्बन का को जब हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को सुपर इंपोज कर रहा है, तो दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ द कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, जब एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को सुपर इंपोज करे, ठीक है, एक कार्बन के जो ग्रुप लगे हुए हैं दूसरे कार्बन के लगे हुए ग्रुप को सुपर इंपोज करें तो उसे हम इक्लिप्स कहते हैं। उसके बाद इसमें अगर हम लोग 60 डिग्री का रोटेशन करें, ठीक है, हालांकि कार्बन कार्बन यहाँ पर इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के कारण इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं, लेकिन हम 2 एक्सट्रीम की चर्चा कर रहे हैं, जब एक दूसरे को सुपर इंपोज करें और जब एक दूसरे से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हों तब। तो हम क्या करते हैं, रियर कार्बन को फिक्स कर देते हैं, रियर कार्बन को हम फिक्स कर दें, सॉरी फ्रंट कार्बन को हम फिक्स कर देते हैं, रियर कार्बन को जो सर्कल में है उसको रोटेट कर देते हैं, कितना? 60 डिग्री। तो हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, इसे कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ द कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। जब एक कार्बन के ग्रुप दूसरे कार्बन के ग्रुप से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो तो उसे स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इक्लिप्स में और उसके पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के पास हैं, तो वो रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण फिर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से जब एग्जिस्ट करेंगे तो वहां पर जैसे स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम एनर्जी होगी तो स्टैगर्ड फॉर्म की मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो आउट ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज groups are at maximum distance from each other, right? So these conformational isomers are due to the rotation of carbon-carbon single bond around their axis, okay? And this rotation is due to the angle strain or dihedral strain, ठीक है? But this rotation of carbon-carbon single bond is not completely free. It is hindered by the little energy barrier, that is 1 to 21 किलो जूल पर मोल, राइट? तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की चर्चा किया है। तो इसको आप पढ़िएगा, ये हमने आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, जब आप पढ़ेंगे तो फिर ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैव ए ग्रेट डे।